Good morning, everyone. So, yesterday we had started the topic of Uniform Civil Code (UCC), and in that context, we had gone through the basic understanding in terms of the options available. I had told you about 4 options. We've got either let the law be different. This is also an option, right? Because see, not taking an action is also an action. हर बारी इफ़ वी गो इन फॉर एन एक्शन तो होता है कि कभी कभी एक्शन नहीं लिया वो भी एक एक्शन होता है, राइट? सो लेट द लॉ बी डिफरेंट, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. Another could be that take action means let the law be different but remove discrimination. Third we had seen was UCC, let's bring in Uniform Civil Code, however remove discrimination. And finally we had seen that कि bring in absolute homogeneity, सब सेम कर दे. And as per our discussion, second and third option जो थे वो ज़्यादा बेटर लगे हमें. ठीक है. Now we've got the aspect. अभी क्या करेंगे हम? इसको कोई है अभी क्वेश्चन? सुप्रभात. Yes, good morning सुप्रभात. Good morning everyone. Now we've got in terms of यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग रिलीजन वाइज देखेंगे. यूपीएससी रिलीजन वाइज नहीं पूछेगा सवाल, ठीक है? दिस इज़ ओनली टू अंडरस्टैंड कि हमें बहुत जगह चेंजेस हुए हैं, बहुत जगह चेंजेस होना बाकी है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू सी एवरी रिलीजियस, और एवरी भी नहीं बट बेसिकली कुछ रिलीजन के पोर्शंस को देखेंगे. तो हम लोग जैसे हिंदूज़ में देखेंगे, क्रिश्चियंस को देखेंगे, इवन जैन्स के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग देखेंगे, ट्राइबल्स देखेंगे, एंड वी वुड ऑल्सो लुक एट मुस्लिम्स. तो एक ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा. दैट डज नॉट मीन्स कि बाकी कोई रिलीजन नहीं है और यही इंपॉर्टेंट है. नो, ऑल रिलीजन्स आर इम्पॉर्टेंट. हाउएवर इससे हमें एक ब्रॉड व्यू मिल जाएगा कि ठीक है चेंजेस वगैरह हुए हैं और चेंजेस की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट हेडिंग लिखिए हिंदूज़. पहला हेडिंग लिखिए हिंदूज़, ठीक है? Now, in terms of the Hindus, we find that कि पहले polygamy होती थी. Now we are talking about specifically to Hindus. So all the discussion जो है जब तक specific दूसरा कोई religion mention ना करे, so it would be related to Hindus only. Now, in terms of polygamy, there is Hindu Marriage Act. इसने क्या किया कि पॉलीगैमी को बंद कर दिया, ठीक है? इससे पहले पॉलीगैमी होती थी. अर्लियर देयर वर पॉलीगैमी बट एटलीस्ट इन द हिंदू सोसाइटी. हाउएवर द हिंदू मैरिज एक्ट स्टॉप्ड पॉलीगैमी. इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कोई पॉलीगैमी अगर वो हिंदू है वो करते हैं तो पनिशमेंट कुड बी 7 years, इट कुड बी 10 years ऑल्सो. नाउ 7 years is if the person is doing second marriage and informs the second wife that you are going to be my second wife, then 7 years. If the person hides कि I am already married and then marrying the other one so that दूसरे को पता नहीं है that the person is already married, then 10 years का हो जाएगा, ठीक है? So there is a difference between the two. एग्जाम के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है. दिस इज़ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इफ़ अ हिंदू डज पॉलीगैमी तो 7 साल भी सज़ा हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है. नाउ बट देखिए मुस्लिम्स को अलाउड है अप टू 4 wives. सो वी वुड सी दैट पोर्शन ऑल्सो. एंड वी सीन दैट रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. यहाँ रिलीजन के बेस में डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है हमें, बट ये है तो सही. अगर आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम मेल को 4 wives अलाउड है बट मुस्लिम फीमेल को अलाउड नहीं है. सो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. अलाउड नहीं है ये. बट ये सब क्यों है ये थोड़ा सा हम एक बार अंडरस्टैंडिंग करेंगे, थिंग्स वुड बी क्लियर्ड आउट. नाउ एटलीस्ट मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आया हमें. अगर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सक्सेशन, क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट भी है, एक है 1956 का. क्या होता है? पहले the Hindu women earlier were never having rights over the property. They used to get
स्त्री धन द मानी जो उनको मैरिज के टाइम पे दिया जाता है, और सम अमाउंट और समथिंग गिवन एज अ गिफ्ट आफ्टर द मैरिज ऑल्सो। बट मतलब सी वी आर नॉट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज़, आप ध्यान में रखिएगा, ये टेक्निकलिटीज़ नहीं है, ना तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, हमें पॉइंट एक ओवरव्यू के हिसाब से देख रहे हैं। Now, the Hindu women earlier were not given property rights in general, other than the Stridhan area. Now, 1937 पे they actually got limited estate. ठीक है ना। लिमिटेड एस्टेट क्या होता है कि दे गॉट द प्रॉपर्टी राइट्स बट दे कुड नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी पे क्या करना है, किसको रेंट पे देना है, व्हाट टू डू विद दैट प्रॉपर्टी, बट कैन दे सेल इट? नो। तो अल्टीमेट ओनरशिप वॉज नॉट देयर। दे डिड गेट सर्टन प्रॉपर्टी राइट्स बट लिमिटेड एस्टेट मिला कि सब कुछ कर सकते हैं एक्सेप्ट सेलिंग इट ऑफ, इन जनरल अंडरस्टैंडिंग। However, with the Hindu Succession Act, for the first time, pure property rights, full-time property rights, absolute property rights, women को, Hindu women को मिले। ठीक है? Now, this was actually a good thing. However, यहाँ पे भी एक issue क्या आ रहा था? This property would not be given, अगर जब property जब lady के पास जाएगी, this would not be going to a lady who is married. मैरिड लेडी को नहीं मिलेगी, एंड नॉट ऑन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। सो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पे भी नहीं मिलेगी। सो अगर आप नोटिस करेंगे इंडियन इकोनॉमी या इंडियन जो है बेसिक एस्पेक्ट, अगर आप तबका देखेंगे तब भी एग्रीकल्चर ही था। तो एग्रीकल्चर लैंड जो थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो डिवाइड नहीं हो पाए, वुमेन को नहीं मिली वो। ऑल्सो मैरिड लेडी को नहीं मिलेगा। इंडिया में यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम है। यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम मतलब सभी लोग जो हैं कॉन्टेक्स्ट में, जो मैरिज जो है इसमें सभी लोगों को मैरिज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि 100% पीपल गेट मैरिड, बट देयर इज काइंड ऑफ यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम, दैट इज एवरीबडी नीड्स टू गेट मैरिड। समबडी डज नॉट गेट मैरिड, उनका तरफ ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि व्हाई समबडी इज नॉट गेटिंग मैरिड, सो पीपल टेक इट एज अ शॉक। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर इवन इफ पीपल आर नॉट मैरिड, कोई किसी को कोई कंसर्न नहीं होता, बट इन इंडिया वी फॉलो द यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम काइंड ऑफ। तो ऑलमोस्ट हर लेडी की शादी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल रहे हैं। इस अनोमली को 2005 में रेक्टिफाई किया गया। Now in 2005, the actually Hindu women got equal property rights even in terms of married lady also and agriculture property also. दोनों में मिल गया ये। अब देख रहे हैं ये एकदम से राइट्स नहीं मिले, कब से टाइम लगा, एंड उसके बाद मतलब इवन सेंचुरीज के बाद फिर 37 में लिमिटेड एस्टेट आया, फाइनली 56 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, फाइनली इन 2005 वी गेट कि ये पोर्शन में कि 2005 में आया कि चलो अब इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स आ गए हैं। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हैड डिफरेंट जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर योर फादर वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ द चेंज देन ओनली यू विल गेट प्रॉपर्टी राइट्स। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये भी बोलती है इफ योर फादर वाज अलाइव देन यू विल गेट प्रॉपर्टी राइट्स। अनदर जजमेंट सेज दैट योर फादर वाज अलाइव और नॉट, इट इज इममटीरियल। आप पैदा हो गए हो तब से प्रॉपर्टी राइट्स है। मतलब दो अलग अलग जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो कौन सी जजमेंट को फॉलो किया जाए? फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेक्टिफाई किया है 2020 में। 2020 कोविड के टाइम पे वी गॉट द जजमेंट विच सेड दैट फादर वाज अलाइव और नॉट इममटीरियल। यहाँ पे फादर अलाइव और थे या डेड थे नहीं है कोई मतलब नहीं है। द गर्ल वुड गेट प्रॉपर्टी राइट्स, बचपन से उनके पास राइट आ चुके हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा बिफोर दिस मुस्लिम वुमेन एक्चुअली हैड 1/3 प्रॉपर्टी राइट्स। जब से शुरुआत से सेंचुरीज पहले से she always, Muslim women had 1/3 property rights. However, the Hindu lady never had property rights, but स्त्रीधन में उनके पास rights था, no doubt about that. तो condition of the Muslim women were much better in comparison अगर आप देखें, but यहाँ पे जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो थोड़ा सा बेटर कंडीशन आई, यहाँ पे बहुत बेटर आ गया क्योंकि अब तो फीमेल को, हिंदू लेडी को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए।
बट अगर हम देखते हैं थोड़ा सा और, तो इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल रहे थे बहुत डोमेन पे, दैट इज एग्रीकल्चर लैंड एंड नॉट टू मैरिड डॉटर। ये अनॉमली यहाँ ठीक की गई, यहाँ पे तब भी डिफरेंट जजमेंट्स आ गई, फाइनली रेक्टिफाई हुआ है यहाँ पे। ना ऑल दिस थिंग व्हाई डिड वी गो इनटू टू मेक और टू गेट द अंडरस्टैंडिंग जो अभी कंडीशन है 2023 में, 2023, ये कंडीशन इन टर्म्स ऑफ द हिंदू वुमेन जो इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स आए हैं, ये एक दिन का स्ट्रगल नहीं है, ये डेकेड्स का स्ट्रगल है। पहले सेंचुरीज में स्ट्रगल था, बट इंडिया में अगर हम माने कि भाई 47 के बाद 47 लेटर ऑन, दैट इज व्हेन इंडिया बिकेम लेट्स से इंडिपेंडेंट, एंड दैट इज वी नीड टू लुक इनटू द लॉज ऑफ द लेट्स से इंडिपेंडेंट कंट्री। सो यू फाइंड दैट यहाँ से अगर लड़ाई स्टार्ट हुई, अगर आप इवन इसको यहाँ से मानेंगे, तो थिंग्स वर नॉट सॉर्टेड आउट इन वन गो, इट टुक टाइम। तो इसमें टाइम लगा है, राइट? इट मीन्स एवरी सोसाइटी गोज थ्रू चेंजेस, कभी कभी जल्दी आते हैं, कभी टाइम लगता है। सो देर आर चेंजेस विद समटाइम फास्टर, समटाइम स्लोअर ऑल्सो। एज आई वाज टेलिंग यू, तो एक प्रॉपर्टी वाला इशू हमारा क्लियर हो गया है ये। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मैरिज, in terms of marriage, as I was telling you that Muslims can marry up to 4 times at the same time, and the Hindu is not allowed, and if he marries तो उनको सजा हो सकती है इतने सालों की। What if a Hindu male who is already married gets converted and then marries again? So we've had a case. इस केस में क्या हुआ, द मेल, he was a Hindu male, he was already married, then he became a Muslim and then got married again. तो मुस्लिम्स को 4 wives up to allowed होता है। तो पॉइंट क्या हुआ, Hindu male gets converted who's already married and then gets married again. So in Sarla Mudgal case, Supreme Court clearly said, if you change your religion only to get married, the second marriage is illegal. अब ये भी sort out हो चुका है। If a person who is already married gets converted and then gets married, तो second marriage illegal रहेगी वो। If a person gets converted to get married, there is no issue. But if a person who is already married gets converted and then gets married, the second marriage is illegal. So this issue is already sorted out. So क्या होता है ना, there are few people who would like to find out loopholes between the rules और अपना वो काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है? So I hope ये एक हिंदू सोसाइटी के हिसाब से कुछ चीज़ों में हमने चेंजेस देखा, कुछ इश्यूज देखे एंड कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होने लग गई है, ठीक है? तो अब आप लिखिए इसको, राइट डाउन, हिंदू जो है वो हेडिंग है हमारी, राइट डाउन हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 1955 prohibits polygamy, prohibits polygamy, ठीक है? So this is the act which is prohibiting, not the religion, act prohibit कर रहा होता है ये, ठीक? Give a gap of 1 line and then write down Sarla Mudgal case, write down Sarla Mudgal case 1995, Sarla Mudgal case 1995, write down, if a person gets converted, if a person gets converted only to get married, only to get married, then the second marriage is illegal, then the second marriage is illegal, ठीक है? So now this issue is also sorted out. Next is
Hindu Succession Act 1956. Hindu Succession Act 1956. Right on. Women got absolute right. Women got absolute right. Absolute right over property. Women got absolute right over property. Absolute right over property. But not on agricultural land, but not on agricultural land, and not to married daughter. Not to married daughter. So not on agricultural land and not to married daughter. Next line. In 2005, change was done, or amendment was done, change was done, and now to married daughter also, and now to married daughter also, and also on agricultural land, and also on agricultural land. Next line. In 2020, Supreme Court said that a Hindu woman, woman apostrophe S, a Hindu woman's right, RIGST, right to be a joint heir, HEIR, right to be a joint heir to the ancestral property, is by birth, and does not depend on whether her father was, alive, or not, when the law was enacted. Now, next heading is Christian. Okay? Next heading is Christian. Now, in terms of so we've seen that certain changes did happen with the Hindu society. Okay? And we need to see so changes with the Christian society also. ठीक है या कुछ issues अगर हैं तो देखिए in terms of the Christian society we did not find much protest when the Britishers came into the picture because British rule was kind of a Christian rule. So we don't find many protests from the community. Now later on we find that there were certain issues which were sorted out by Supreme Court through different judgments. जैसे when a Hindu male is alive, he can make, let's say he can donate his property for, let's say, religious purpose, for charitable purpose.
even though his relatives are also alive. So a person can donate his property even when the relatives are alive. But this was not allowed to Christians. Christian में, if the relatives were alive, then the property would go to them and not to, let's say, not to charitable or religious purpose. सुप्रीम कोर्ट ने ये हटा दिया, बोला कि नहीं नहीं, दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज हिंदू पर्सन इज अलाउड एंड क्रिश्चियन इज नॉट अलाउड, तो ये हटा दिया गया. इट मीन्स नाउ अ क्रिश्चियन कैन ऑल्सो डोनेट. ठीक है, तो हमने क्या देखा, इवन क्रिश्चियन सोसाइटी में चेंज आया. दिस इज नॉट द ओनली चेंज. देखिए, फॉर डिवोर्स डिफरेंट ग्राउंड्स आर देयर. अलग अलग ग्राउंड्स पे डिवोर्स होता है. One of the ground for divorce is adultery, that the partner is having a relationship outside the marriage. So that is adultery. Now, if a male, and I'm talking about now Christian male, if a Christian male wants to take divorce from his wife on the charges of adultery, that she is having relationship outside the marriage, then adultery पे इनको divorce मिल जाएगा. However, if the Christian lady wants to take divorce from her husband only on the charge of adultery, that he is having relationship outside the marriage, फिर allowed नहीं है. मतलब adultery plus कुछ और charge लगाना ज़रूरी है. मतलब adultery plus maybe domestic violence, adultery plus maybe cruelty, adultery plus something, one more charge is required. सिर्फ एक ग्राउंड पे नहीं हो सकता है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स हो रहा है. क्रिश्चियन मेल कैन टेक डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनली एडल्ट्री. हाउएवर क्रिश्चियन फीमेल नीड्स टू हैव एडल्ट्री प्लस वन मोर चार्ज. सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रेक्टिफाई किया. ऑल्सो, इफ अ क्रिश्चियन मेल वांट्स टू टेक डिवोर्स, जनरली इट यूज्ड टू टेक 2 years. 2 years. अगर क्रिश्चियन, मतलब क्रिश्चियन wants to take divorce. If Hindu wants to take divorce, approximately 1 year. However, it was reduced to 6 months also. And Supreme Court has have also said that there should not be any waiting period. If both are, it is by mutual consent. But still, generally हम मानते हैं 6 months to a year is the time which is required for divorce. For Parsi, there is no waiting period. So if somebody gets today, tomorrow could be divorce. So this is discrimination on the basis of religion. So Supreme Court sorted out this also. So we find that even Christian society went through different changes at different times. अलग अलग changes हुए हैं उनमें भी, right? लिखिए आप, ठीक है? And देखिए, I would be giving you the maybe section, maybe act name. Don't mug it up for the exam. आपको ये सिर्फ understanding करने के लिए है that societies have gone through changes. That does not mean you should not know about Hindu Marriage Act or Hindu Succession Act in terms of years. However, if I tell you कि ये section this, section that of this act, उसमें stress out मत लीजिएगा. This is only to inform you that okay, this provision has been changed. But सिर्फ समझने के लिए है, exam के लिए नहीं है ये. लिखिए आप, ठीक है? पहले लिखिए जॉन वलामतुम. जॉन वलामतुम केस 2003. जॉन वलामतुम केस 2003. Write down section 118 of Indian Succession Act. Section 118. Again, ये section को याद मत कीजिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है? Section 118 of Indian Succession Act. Indian Succession Act 1925 was discriminatory as it imposes
unreasonable restriction on their donation of property for religious or charitable purpose by will। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रगति वर्गीस। नेक्स्ट इज प्रगति वर्गीस। ठीक है, प्रगति वर्गीस ये है। दिस इज 1997। राइट डाउन, इफ अ क्रिश्चियन मेल wants to take divorce, if a Christian male wants to take divorce on the ground of adultery, it was allowed. However, if a Christian lady wanted to take divorce on the ground of adultery, comma, one more charge, CHARG, charge was required. ठीक है, तो ये दिस इज ऑल्सो, ये ऑल दीज थिंग्स आर सॉर्टेड आउट। डोंट थिंक दीज थिंग्स आर स्टिल पेंडिंग। ठीक है, केसेस भी हैं। नेक्स्ट इज एल्बर्ट एंथनी। दिस इज 2015। राइट डाउन, 2 years waiting period is discriminatory. 2 years waiting period is discriminatory. ठीक है, ये भी सॉर्ट आउट हो चुका है। It means that now the Christian, they should not wait for 2 years. Now this does not mean that everything is sorted out. Let's say Christian Marriage Act 1872. देखो, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ना, we've got 1872. This does not permit marriage at night. ये सिर्फ 6 AM to 7 PM it allows. मतलब it does not allow anybody to get married after 7 PM. Means only in the daytime a Christian can get married. So if you've been to a Christian's marriage at night, that most probably would be a reception, not the marriage. However, we have found cases where the Christian did get married at night also, but that is anti to this act. So if UCC would come, it would change this also, because you will see that for Hindus, the marriage does take place at 2 AM, 3 AM, 4 AM. So even the time of the marriage is decided by the, let's say, the religion that a person follows. Which religion? Maybe X religion may have few months where you will not have any marriage, and maybe for Y, maybe during those months marriage would be allowed. I don't remember the year. However, few years back, there was one day which was considered so auspicious that in Delhi itself there were around 10,000 marriages. One day, 10,000 marriage on that specific day. So the point is, maybe that could be for one religion. For other religion, that day may not be important. So there are, but even if it is important or not important, there is no problem, because state is not stopping you to get married on another day. However, here the
Christian Marriage Act 1872 does not permit a Christian to get married at night. So if UCC would come, this issue would be sorted out. So this issue is still pending. Okay, so don't think ये sort out हो गया है. Now let me see certain questions. Sir, from when Article 40 implement after immediate independence or 1957, 1993? बेटा अभी वी वुड गो इनटू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ना, इनको हम अलग से देखेंगे. वी गॉट इन टर्म्स ऑफ योर टॉपिक, देखिए दी DPSP एंड FD, ये DPSP तो ख़त्म ही हो चुका है. वी गॉट ओनली UCC टॉपिक, ये आज ही अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा. वी वुड डू द फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो. देन द टॉपिक, हमारे दो टॉपिक बचे हैं. एक हमारा पार्लियामेंट बचा हुआ है, अनदर टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. विद दैट आवर पॉलिटी इज ओवर, फुल पॉलिटी इज ओवर, पूरा ख़त्म हो जाएगा हमारा. ठीक है. सो द पंचायत विल बी डूइंग मे बी बाय देन, मे बी आज का तो 2 दिन का ब्रेक है, सो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में इट वुड बी ओवर. सो ऑल द टॉपिक्स व्हाट वी आर सपोज टू डू थ्रू द क्लास आर ओवर, अदर देन अभी जो आज DPSP FD कर लेंगे एंड देन पार्लियामेंट एंड पंचायत, दैट्स इट. देयर आर अदर एरियाज विच आर सपोज टू बी रेड थ्रू टेक्स्ट. इवन इफ देयर इज एन इशू यू मे कॉल मी, वो तो कोई दिक्कत नहीं. लॉट ऑफ यू आर कॉलिंग मी, आई डू गेट लॉट ऑफ कॉल्स एवरी डे, सो डोंट, मतलब आई डोंट माइंड दैट ऑल्सो. सो द पॉइंट इज कि क्लास वाइज हमारे यही 2 ब्रॉड एरियाज बचे होंगे विच वुड बी फिनिश्ड इन दी coming up week, and so then your polity would be over. However, factual wise टेक्स्ट बुक से आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास नोट से ही सब कुछ होता है, राइट. ये फर्स्ट डे से भी आपको बता चुका हूँ. सो पंचायत का हम तब देखेंगे हम. नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 48 वी शुड प्रिजर्व वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा. ठीक है. एंड वी नो DPSP नॉन एनफोर्सिएबल. ठीक है. Then why Salman Khan brought in trial due to killing Black Buck and also into jail? We know, नहीं बेटा, तो DPSP की वजह से थोड़ी उनको सलमान खान को प्रोसेस में गए हैं. वो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे पास. तो देयर आर डिफरेंट एक्ट्स, बट DPSP में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है. वो DPSP का वायलेशन थोड़ी किया है उन्होंने तो एक्ट का वायलेशन किया है. एनिमल्स ऑल्सो हैज़ राइट्स. आई टोल्ड यू दैट इंटरजनरेशनल राइट्स होंगे. FR का स्टार्टिंग में वी हैड दिस डिस्कशन. पहले नेगेटिव राइट्स है, फिर पॉजिटिव राइट्स है, फिर एनिमल राइट्स भी मिलेंगे, उसके बाद इंटरजनरेशनल राइट्स भी हैं, फिर एनिमल राइट्स पे है, देन लिविंग एंटिटीज़ के हैं. सो एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं. इन्वायरमेंट इकोलॉजी के टाइम पे बड़ा अलग अलग टाइप की चीज़ों के, ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे तो अलग अलग एक्ट होता है. तो एक्ट की वजह से पनिशमेंट मिली है, नॉट बिकॉज DPSP पनिशमेंट भी कहाँ, ट्रायल, बट नॉट बिकॉज ऑफ DPSPs. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्री वो जो एक्ट हैं ये सारे के सारे एनफोर्स कर रहे हैं 48 के कॉन्टेक्स्ट को कहीं ना कहीं. Next, so is there any dowry act in India? Dowry Prohibition Act है 1961 का बेटा. If yes, then it is under DPSP और other article. बेटा DPSP जो है वो उससे सोर्स लेके कुछ आपने अलग से बनाया, बट वो अलग है. वो DPSP के रिलेशन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई आप आर्टिकल लिंक कर सकते हो तो कर सकते हो, बट वो सोर्स यहाँ से नहीं लेता है. वो सोर्स आप FR से ले लो, फंडामेंटल राइट्स पे ले लो, जस्टिस, इक्वालिटी उधर से ले सकते हैं. ठीक है. नाउ सर, इट मीन्स दैट बिफोर 2020 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हिंदू वुमेन डजंट हैव प्रॉपर्टी राइट ओवर हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. बेटा 2020 से पहले ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो थी वुमेन को क्लियर कट मिलने लग, क्लियर कट तो नहीं, दे यूज्ड टू गेट इट इफ हर फादर वाज डेड. नहीं देखो बेटा, यही पॉइंट है कि 2020 से पहले थोड़ा सा अनॉमली थी. 2005 से पहले तो क्लियर कट था दैट शी वुड नॉट गेट प्रॉपर्टी राइट्स इफ शी इज मैरिड एंड और इफ इट्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. ठीक है. हाउएवर 2005 के बाद इसको रेक्टिफाई कर दिया गया, बट डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया.
So there were certain women who did get property rights and there were certain women who did not get property rights. तो अलग अलग कॉन्टेक्ट, इसी के लिए 2020 आया कि भाई जजमेंट आई. तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले मिलता नहीं था, बट वेग था, कहीं किसी को मिला किसी को नहीं मिला. अब क्लियर है दैट शी वुड गेट प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है. नाउ ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज पारसी. पारसी. नाउ with the name Gulrukh, we can say Parsi name, Gupta, Hindu name, that shows that a Parsi getting married to a Hindu. Okay. Now the point is, so heading is Parsi. Parsis, they have their own religious, let's say they've got their own rights. Now Parsis, when I say rights, religious right, because Article 26 is there for them also. Now Article 26 की वजह से a community can manage its own religious affairs. So Parsis temple the temples are known as fire temples. Now non-Parsis are not allowed in these fire temples. Let's say if we are not Parsi, we cannot go into fire temples. जैसे people can go to temple, people can go to mosque, people can go to gurdwaras. ठीक है. Nobody is asking religion कि भाई आप क्यों जा रहे हो मंदिर में, क्यों मस्जिद में जा रहे हो, क्या रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में. सब जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं सब लोग. हाउएवर फायर टेम्पल्स में ओनली पारसीज कैन गो, नॉन पारसीज कैन नॉट गो. सो ये दिस इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 26. नाउ पारसी में इफ द लेडी गेट्स मैरिड आउटसाइड हर कम्युनिटी, शी लूजेस हर इनहेरिटेंस राइट्स. इनके इनहेरिटेंस राइट्स खत्म हो जाते हैं. एंड मतलब और बेसिकली बच्चों के ख़त्म हो जाएंगे इनहेरिटेंस राइट इन टर्म्स ऑफ कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, इफ़ शी इज़ मैरिड आउटसाइड द कम्युनिटी. एंड शी इवन कैन नॉट गो टू फायर टेम्पल्स एंड टावर ऑफ साइलेंस. नाउ टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, वेयर दे क्रिमेट द डेड बॉडी. क्या होता है, टावर एक टावर जैसी चीज़ होती है, उसमें डेड बॉडी को रख देते हैं. सो द स्कैवेंजर्स आके उसको खा ले, मतलब चील कौवे आके बॉडी को खा लेते हैं. सो इट्स देयर वे ऑफ बेसिकली. जैसे सबका अलग अलग तरीका होता है ना, गोइंग बैक टू द नेचर. तो कहीं पे है जला देंगे, गोइंग बैक टू द नेचर. कहीं पे है ज़मीन में दफना देंगे, सो गोइंग बैक टू द नेचर. हेयर ऑल्सो इज गोइंग बैक टू द नेचर. फॉर्म्स आर डिफरेंट. नाउ if a Parsi lady gets married outside the community, she loses her right to go to fire temples. She loses her right to actually go to, let's say, Tower of Silence. Now, Gulrukh Gupta had got married, means outside the community, and so she lost her right. But a Parsi male, even if he gets married outside the community, he would not lose his inheritance right, means his children would not lose inheritance right, and the person can go to fire temples and Tower of Silence. So now Gulrukh Gupta, when she got married outside, so she wanted to go to fire temple and Tower of Silence. So she approached the court. Now court asked somebody to speak to the, court did not come up with a judgment, court asked somebody to speak to the Parsi Panchayat and then accordingly decide that if they allow, then they'll not give any judgment. If they do not allow, then they'll go in for the judgment. So the lady, when the Parsi Panchayat got to know that she's already approached the Supreme Court, so they did let her come in. Now during that time, a lot of news were there that Parsi women are now allowed to enter into fire temples or Tower of Silence even if they get married outside the community. Then a lot of Parsi Panchayat said that we never restrict only. There are different Panchayat throughout the country and a Panchayat may restrict, but we in general Parsi Panchayat do not restrict this. However, with this we get to have this at least information that now at least in some places women are allowed, but this issue is fully not sorted. So if Uniform Civil Code would be there, then even Parsis would be getting impacted. Till now, their children are not getting inheritance right. If the lady is getting married outside the community, they are not getting inheritance right. This issue is still pending. ये तो pending अभी भी है. So if UCC will come, then this issue would also be sorted out. ठीक है. पारसी में लिखिए गुलरुख गुप्ता.
Gulrukh Gupta. Now this is 2017 case. 2017. ठीक है, 2017. Right on. Woman allowed to enter. Woman allowed to enter Tower of Silence. Tower of Silence and the Fire Temple. Tower of Silence and the Fire Temple. ठीक है. Now, another heading is Jains. Write down issue of Salekhna oblique Santhara. Issue of Salekhna oblique Santhara. ठीक है. Now this is related to art and culture, so not going to that domain. You know that the practice talks about fast unto death. Now it's allowed for the Jains, but for others it's not allowed. So maybe a Christian wants to go in for let's say fast unto death, that may be termed as a suicide. It would not be allowed. If a Muslim wants to go in for that, it would not be allowed. So the point is that if UCC will come, even Jains would have impact. Currently this practice is allowed. Basically Rajasthan High Court had put a stay on this practice. But finally, it was Supreme Court put a stay on the judgment of the Rajasthan High Court. So this practice is there. So if UCC would be there, even Jains would have impact. So what did we see? We have seen that if UCC would come, Jains would have impact, because most probably this practice would be going out. Either we would allow everyone to go in for suicide, because there are a lot of communities who may think this is suicide. This is not a suicide, neither this is a mandatory practice. If a person fulfills the obligations which are mentioned in the religion, sorry, then that person is sorry, एक मिनट. So then that person is allowed. Now he wants to go in for that, ठीक है, तो mandatory practice तो नहीं है ये. But still, nobody can study Jainism without studying this issue. ये लिख के आता है. So it is an important aspect under the religion. But कोई दूसरा religion का जो person है, उसके लिए ये practice, वो उसके लिए थोड़ी ये आस्था. That's not for the other religious person, other person from the other religion. It may not be a religious practice for that person, so वो उसको अलग तरीके से देखेगा. So that person may look at it as suicide, जबकि ये अलग एक practice के context में है. So अगर UCC आएगा तो या तो जैन्स को बोलेंगे कि आप मत करो ये सब, या बाकी कम्युनिटीज़ को भी अलाउ कर देंगे. तो उसमें इशू आएगा कि ये प्रैक्टिस ऐसे ही क्यों अलाउड है. इस प्रैक्टिस को या तो सभी को अलाउ करो, फिर तो और अलग से इशू आएगा, या तो जैन्स को मना कर दिया जाएगा. तो पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड देखते ही दिखेगा यूसी जैन्स को फ़र्क पड़ रहा है, पारसीज को भी फ़र्क पड़ेगा. पारसीज में द लेडी गेटिंग मैरिड आउटसाइड द कम्युनिटी, उनके बच्चों को इनहेरिटेंस राइट्स मिल जाएगा. अभी नहीं मिलता, 2023 में भी नहीं मिलता. सो हम देखेंगे जैन्स को भी फ़र्क पड़ेगा, पारसीज को भी फ़र्क पड़ेगा. क्रिश्चियंस रात में शादी नहीं कर सकते हैं, क्रिश्चियंस को भी फ़र्क पड़ेगा. We've got in Hindus in South India, mama and niece, bhanji marriage is allowed. In North India, it's not allowed. So, वहाँ पे भी issue पड़ेगा. It means that Uniform Civil Code is not going to have impact on a single community. It's going to have impact on almost all the communities. हाँ, ratio wise difference ज़्यादा होगा, किसी पे ज़्यादा होगा, किसी पे कम होगा. जैसे मान लो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 24 घंटा में अलाउ कर दिया कि कभी भी कर लो, तो बट दोज पीपल हु डज नॉट वांट टू फॉलो इट, वो अपना दिन में कर लेंगे मैरिज, तो फर्क नहीं आ रहा स्ट्रॉन्ग, राइट.
बट अगर साउथ में मामा नीस मैरिज अगर जो है वो अलाउड है एंड उसको रोक दिया जाएगा, तो दोज पीपल हु वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दिस ट्रेडिशन, वो उनका इशू बन जाएगा। नाउ जैन्स में जैसे रोक दिया जाएगा कि आप संथार इसमें नहीं जा सकते हो, तो जैन्स का इशू अपने आप आ जाएगा। पारसीज में इनहेरिटेंस राइट्स आने लग जाएगा, तो पारसीज बोलने लग जाएंगे। तो इश्यूज अलग अलग लेवल पे, इम्पैक्ट कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम पड़ेगा ये, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस तो होना ही चाहिए। ऑल्सो there are a lot of exceptions provided to, lot of क्या 5 exceptions provided to the Sikh communities, केश, कड़ा, कच्छा, कंघा, कृपान, 5 चीज़ें हैं। These are things are mandated by Sikhism. So there could be a voice saying that कि इन चीज़ों पे भी आप चेंजेस करवाइए, कि भाई चेंज नहीं होगा, फोर्सेस वुड हैव सेम थिंग, क्यों रिलीजन के कल्चर कॉन्टेक्स्ट में अलाउ किया जा रहा है बियर्ड एंड द टर्बन। प्रोटेस्ट कोई रेस कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट वुड बी ए जेन्युइन डिमांड, बट द पॉइंट इज कोई एक्सेप्शंस की बात करेगा कि क्यों हेलमेट एक्सेप्शंस हैं टू द कम्युनिटी। सो इशू इज़ नॉट दैट सिंपल। यूसीसी इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है। सो द पॉइंट इज ज़्यादा बेटर तब होता है दैट लेट द लॉ बी डिफरेंट बट ओनली रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। अगर डिस्क्रिमिनेशन कहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन हटा दो उसको, ये ज़्यादा बेटर व्यू आएगा। और यूनिफॉर्मिटी लेके आ जाए, बट लेट्स स्टिल हैव सम डिफरेंसेस सो दैट पीपल कैन फॉलो देयर ओन कल्चर। वी वुड सी व्हाट लॉ कमीशन हैज़ टू से अबाउट इट, ये भी एक हम देखेंगे। बट एक अलग सा हेडिंग लिखिए, ट्राइबल्स ऑब्लिक नॉर्थ ईस्ट, ट्राइबल्स ऑब्लिक नॉर्थ ईस्ट। नाउ गॉट क्या है क्वेश्चन सर? इफ अ हिंदू वुमन मैरी अ मुस्लिम मैन एंड हर फादर डिनाई टू गिव हर लैंड, इज इट अगेंस्ट द लॉ? हाँ बेटा, बिकॉज शी हैज़ इनहेरिटेंस राइट्स, उनके पास राइट्स तो हैं उनके पास, तो दैट शी द लेडी वुड गेट इनहेरिटेंस राइट। और द फादर कैन डिप्राइव हिज डॉटर, नहीं फादर नहीं डिप्राइव कर पाएंगे ना बेटा, क्योंकि द हिंदू लेडी जो है इनके पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है। तो वो तो हिंदू सक्सेशन एक्ट हमने देख ही लिया, तो शी वुड गेट प्रॉपर्टी राइट, शी गेट्स मैरिड, शी गेट अनमैरिड, किसी और के से शादी कर ले, अपनी मर्जी से शादी करें, तो शी वुड हैव दोज राइट्स, ठीक है। नाउ क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि दैट द पर्सन गेट्स कन्वर्टेड तो पूरे के पूरे वो चले जाएंगे, बट पारसीज में ऐसा है कि अगर दूसरे से शादी कर लेंगे तो चले जाएंगे प्रॉपर्टी। बट स्टेट में मेक डिफरेंट लॉज, इस पे लॉज डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ ट्राइबल्स ऑब्लिक नॉर्थ ईस्ट में एक तो लिखिए आर्टिकल 244, आर्टिकल 244, ठीक है ना। आर्टिकल 244 में आपके पास चेंजेस आएंगे, कहाँ कहाँ, लेट्स से ठीक है। तो लिखिए शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, लिखिए शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, ये है 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, ठीक है ना। अर्लियर आई हैड टोल्ड यू अबाउट इट दैट in terms of the 5th and 6th schedule, certain exceptions are given। जैसे 6th schedule में क्या है, autonomous district councils हैं हमारे पास। Assam has Karbi Anglong, Dima Hasao, Bodoland. Meghalaya has that is Garo Khasi Jaintia. Tripura has Tripura Autonomous District Council. एंड देन वी गॉट मिज़ोरम, चकमा, मारा, लाई, ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जहाँ पे भी ये एडीसी होते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। दोज एडीसीज हैव लेजिस्लेटिव एज वेल एज जुडिशियल पावर्स।
मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंट लॉज हो सकते हैं, नॉट ऑल बट कुछ हो सकते हैं। इट मीन्स दैट अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये चारों स्टेट में जो 10 एडीसी मैंने बताए हुए हैं इन सब में फ़र्क आ जाएगा। डोंट थिंक इंडिया ओनली हैज़ 10 एडीसीज, इंडिया के और भी एडीसीज हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये तो सिर्फ ये 4 स्टेट के बारे में बताया था। दार्जिलिंग अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। एंड लद्दाख ऑल्सो हैज़ एडीसी। ऑन द कंट्री लद्दाख अभी डिमांड कर रहा है टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू 6 शेड्यूल, कि मुझे 6 शेड्यूल में इंट्रोड्यूस कर दो ना। इन दिस केस if at all you would like to add Ladakh into 6th schedule, special majority would be required। ठीक है, अगर कहीं required होगा ना, जैसे here it is clearly written असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जो 4 जगह है आप इसमें लद्दाख भी लिखोगे, लद्दाख। तो if you want to add up anything, I've told you, even if you put a comma or you remove something, मानना है, or you add up something, that you have to have special majority in terms of amendment. Likewise, so यहाँ पे क्या है, special majority लगेगा ही लगेगा। But in this context, लद्दाख एक बार add हो गया यहाँ पे, let's say you add up Ladakh here, then 6th schedule, under 6th schedule, whatever changes you will do, that would happen through simple majority, वो simple majority से होंगे। So therefore, अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि लद्दाख बहुत दिन से डिमांड कर रहा है, अब पर्टिकुलरली जब से वो यूटी में कन्वर्ट हुआ है तब से तो और ज़्यादा भी होने लग गया। सो इफ़ एट ऑल इट इज़ एडेड, क्योंकि करंट में बहुत बार आया है, सो इफ़ इट गेट्स एडेड तो कैसे ऐड होगा, स्पेशल मेजोरिटी से। हाउएवर वंस 6 शेड्यूल इसमें ऐड हो गया 244 पे, देन 6 शेड्यूल में जो भी चेंज करना है इन द शेड्यूल, दैट हैपेंस थ्रू सिंपल मेजोरिटी। नाउ दैट इज अनदर इशू, बट ओवरऑल इज 6th schedule and 5th schedule states would have changes. Some autonomy is given to these states. ये changes होंगे। You have to memorize the 5th schedule states and the 6th schedule states. ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लास के बाद इसको आप पिकअप करेंगे, याद करेंगे। Now, if you look at the society in Meghalaya, now in Meghalaya, the youngest daughter inherits the property. In Mizoram, the youngest son inherits the property. In Arunachal Pradesh, women have no property rights over immovable assets. अब देख रहे, I have just changed the state, then the rule is different. In Meghalaya, the youngest daughter, and generally when I say when I'm giving these examples now, it does not mean that it is applicable in the whole state. We've got so many tribes. So this could be a major, let's say, culture in major of the tribes. Now there could be a lot of tribes which may not follow this culture. However, generally in Meghalaya, the youngest daughter inherits the property. In Mizoram, generally the youngest son inherits the property. And in Arunachal Pradesh, generally women are having no property rights over immovable asset. ऐसा नहीं है कि that she is not having any property rights. She is not having any property rights over immovable assets. So मतलब land, house, in that context she is not having any right, but she does has right over movable, कोई jewelry हो गया, vehicle हो गया, anything, on that she has the property rights. So if we have uniform civil code, then in these states also difference, or these states also would have impact. Now you notice that there are 6 scheduled states, and there are states which are not in 6th scheduled state. However, these states have been given autonomy. On top of that, we've got Article 371. Now 371 capital A, if we talk about that, it is specific to Nagaland. Now in Nagaland, if let's say a law is passed, imagine that Parliament passes a law and says it would have an impact over the whole of India. Now, by default, it is applicable on West Bengal because it is having an impact over the country, and it is applicable over the country. Sometimes laws are passed for specific regions.
But imagine a law is passed that if somebody steals a purse, 2 years punishment, if at all this is a law, let's say. So if anybody steals purse in Kolkata, 2 years punishment. Somebody steals in Kanyakumari, 2 years punishment. However, in Nagaland, if Nagaland already in Naga culture, if in the culture they have spoken about stealing of purse and a different punishment, then only that thing would be applicable. This 2 year punishment would not be applicable until unless Nagaland itself agrees to it. So no law or no act of parliament is having an impact in Nagaland if it touches the social practices of Nagas, the religious and cultural aspect. Even in civil and criminal justice system, Nagaland has got different criminal justice system. Yesterday I told you that people believe that India has the same criminal system throughout the country. No. Nagaland has been given a separate criminal justice system also, which is their own culture. If the same rule needs to apply, which is being applied throughout the country, then Nagaland has to agree to it. And now this is, see, it's not that any rule, for any rule, Nagaland Legislative Assembly needs to approve it. No. This is only applicable for those things where the religious or cultural practices of Nagas is being impacted. If something or about something Nagaland does not speak, Naga culture does not speak about that, then there is no issue. But this is only in relation to if the cultural aspects are being touched. And the same thing, what I have mentioned to you in Nagaland, that is 371 capital A, same thing is extended to Mizoram in 371 capital G. That nothing, no act of parliament would have an impact in Mizoram unless approved by the Mizo Legislative Assembly if it touches the religious or social practices of Nagas. Sorry, religious or social practices of Mizos. You can imagine that these kinds of special exceptions are not provided to, let's say, other states. However, we've seen that almost every northeast state has been given some exception. Why? Because the culture is very diverse. Let's say Nagaland has got 16 major tribes. So 16 different cultures are 100% there. A tribe is different than the other, practices are different than the others. How in other parts we've got caste issues, then in Nagaland we've got tribal issues. So point is, we would have issues throughout the Northeast if Uniform Civil Code would be implemented because of the diversity. The Constitution itself provides exception. Why? So that we don't have problem. India would remain stable. If the issue is, let's say somebody touches Article 371A, there would be issue. So things are not that simple. How we have general talk related to let's say let's have Uniform Civil Code. वैसा नहीं होता है. ऐसा करो, लिखो आप, give a gap of 1-2 line. ठीक है. Write down Article 371 capital A. ठीक है. ये जो Article 244 जो लिखा है ना, that is for 5th and 6th schedule. So that you will study about 5th and 6th, which I have explained to you. Next is Article 371 capital A. 371 capital A. Write down no act no act or law passed by Union Parliament, no act or law passed by Union Parliament
affecting the following provision shall have legal force in Nagaland unless specially applied to it by a majority vote of Nagaland Legislative Assembly. Write down first point. First point लिखिए. First point is religious or social practices of Nagas. Religious or social practices of Nagas. Second point, customary laws and procedure. Second point is customary laws and procedure. Third point is civil and criminal justice. So far as these concerns decision to या decision according to लिख सकते हो. Decision according to Naga customary laws. According to Naga customary laws. ठीक है. नेक्स्ट लाइन पे लिखिए 371 कैपिटल G. Now this is for Mizoram. 371 capital G is for Mizoram. Same cheese है बेटा. Whatever I have told you for Nagaland, the same thing is there for Mizoram. Let me show it to you. 371A talks about Nagaland, right? That no act of parliament shall apply to Nagaland unless Nagaland approves it through resolution. ठीक है. सो कोई पार्लियामेंट का लॉ अप्लाई नहीं होगा नागालैंड में इफ नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट अप्रूव इट. बट कोई भी किस कॉन्टेक्स्ट में, रिस्पेक्ट ऑफ लिखा है ना, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास को ऐसा लॉ बन जाए जो कि रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास को टच कर रहा है. और नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर इफ एट ऑल this is being touched, and civil or criminal justice system. It means Nagaland has even civil or different criminal justice system. तो ये है सेम चीज मिजोरम को दे दी गई है. एक मिनट, लेट मी शो इट टू यू. देखिए 371G, no act of parliament shall apply to Mizoram unless Mizoram approves it. What kind of thing? You can लिखा है respect of religious or social practice of Mizos, Mizo customary laws and procedure, administration of civil and criminal justice system. तो पॉइंट क्या है इसमें? हमें ये दिखता है दैट सेम थिंग जो है मिजोरम को भी एक्सटेंड हो चुकी है. तो दिक्कत तो आएगी. देखो वेस्ट बंगाल को ये ऐसा नहीं मिला हुआ है, एमपी को नहीं मिला हुआ है, राजस्थान को ऐसा नहीं मिला हुआ है. तो कुछ तो है कि क्यों ऐसा दिया हुआ है, सो दैट डाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड एंड अंदर से इश्यूज नहीं आए. इफ वी स्टार्ट चेंजिंग इट, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा. सो डू यू थिंक दैट चीज़ें स्मूथली जाएंगी? नो, थिंग्स वुड बिकम वायलेंट. इसीलिए यूसीसी इज नॉट सिंपल जितना लगता है.
गिव अ गैप ऑफ 1-2 लाइन, 1-2 लाइन का गैप दीजिए आप, एंड देन राइट डाउन, 1-2 लाइन के बाद लिखिएगा। अभी मिजोरम का हम नहीं लिख रहे क्योंकि मिजोरम 300G में सेम है जो नागालैंड के लिए है वो, ठीक है। आफ्टर 1-2 लाइन राइट डाउन इन मेघालय, ठीक है। ये 300G में नहीं है, 300G इज फॉर मिजोरम, बट हम अब अलग कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, ठीक है। सो राइट डाउन इन मेघालय generally the youngest daughter inherits the property. Next line, in Mizoram, generally the youngest son inherits the property. Next line, in Arunachal Pradesh, women has no property rights. Women has no property rights over immovable assets. Women has no property rights over immovable assets. ठीक है। नाउ देखते हैं, ठीक है। गॉट सर प्लीज गिव अस अ लिस्ट ऑफ टॉपिक विच वी नीड टू रीड फ्रॉम द बुक, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बेटा देखो, टेक्स्ट को डोंट बी सिलेक्टिव फ्रॉम द टेक्स्ट। इफ इट इज देयर इन द टेक्स्ट, कंप्लीट इट। वी आर टॉकिंग अबाउट द होल करियर। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके नेक्स्ट 30 ईयर्स डिफाइन करेगा। 40 मतलब 30-35 तो कर ही लेगा डिफाइन आराम से, ठीक है। सो देयरफॉर at this stage don't be choosy. Now if something is given in the text, there would be a reason to it. Now if other person is also reading but you are skipping, तो ये सही नहीं है। हाँ, तरीका मैंने आपको बताया हुआ कि जैसे मैंने बताया ना यूनिफॉर्म सिलेबस बोर्ड में, चलो ये डोमेन नहीं, ये नहीं, इन चीज़ों पे ज़्यादा सेक्शंस पे ध्यान नहीं देना है, बट हैव एन ओवरऑल व्यू। आप लास्ट डे जैसे होगा ना, मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा। आई विल इवन मेक यू लेट्स से अंडरस्टैंड। अब पहले से जो आर्टिकल जो होंगे ना करीबन 100 तक, उसमें बता दूंगा कुछ कि ये तो सेक्शन वाइज आपको पता होना चाहिए। सेक्शन मीन्स क्लॉज वाइज, ज़्यादा नहीं है, क्लॉज वाइज पता है काफ़ी है, मोर देन इनफ। मुश्किल से 10-15 आर्टिकल होंगे जो क्लॉज वाइज। दैट डज नॉट मीन्स यू शुड नॉट नो व्हाट इज मेंशन इन द आर्टिकल। आर्टिकल में क्या लिखा पता होना चाहिए, बट नो नीड टू मेमोराइज कि ये क्लॉज वाइज होना चाहिए, बट 19 तो पता होना चाहिए क्लॉज वाइज, ठीक है। स्टिल व्हेन यू आर रीडिंग टेक्स्ट, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर, आप बात करो, फ़ोन करके बात करो, विल सॉर्ट इट आउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें हेजिटेट नहीं करना कि भाई ये नहीं आता है, पढ़ो। आई ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चन, आई ऑल्सो गिव यू होमवर्क। जब आप फ़ोन करेंगे तो बोलूँगा बेटा ये वाला पोर्शन पढ़ा है, नहीं ये पढ़ के बताओ मुझे क्या है, एंड देन विल सॉर्ट इट आउट। टिल द टाइम आप लोगों का सिलेक्शन नहीं है, आई एम देयर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। कभी भी आप कॉल कर सकते हो, मतलब कभी भी इन द सेंस डिसेंट टाइम पे मॉर्निंग में। एंड इफ़ आई डोंट पिक अप द कॉल, इट मीन्स आई एम इन क्लास। तो बहुत बार मेरा फ़ोन बंद आएगा, मतलब मैं क्लास में हूँ। कभी कभी ऑन भी रहता है, बट मैं क्लास में रहता हूँ, तो फ्री टाइम पे आपसे बात करेंगे पक्का वो, ठीक है। बट मुझे मतलब कॉल आपने किया है मुझे नहीं पता लगेगा, सो आप व्हाट्सएप डाल देना मुझे, दैट वुड लाइक टू सर स्पीक टू यू, ठीक है। नाउ we've got in case of Hindu women property right, a married woman can get property from her parents' property if she is no more, and even her parents are also no more. बेटा क्या क्वेश्चन है? इन केस ऑफ हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी राइट, अ मैरिड वुमेन कैन गेट प्रॉपर्टी फ्रॉम हर पेरेंट्स। सही है, हर पेरेंट से प्रॉपर्टी मिल जाएगा। इफ शी इज नो मोर एंड इवन हर पेरेंट्स आर नो मोर, तो फिर एंड हैज द वुमेन सक्सेसर एनी राइट ऑन हर प्रॉपर्टी,
बट एक क्लियर मुझे नहीं है स्टोरी, बट अगर आप बोल रहे हो कि मदर को, उसकी मदर भी नहीं है और उसकी मदर भी नहीं है, और तीसरा मतलब थर्ड जनरेशन डॉटर की अगर आप बात कर रहे हो तो मिल जाएगा, पीछे की प्रॉपर्टी भी उनको मिलनी चाहिए वैसे। पर हाउएवर डोंट गो केस बाय केस बेटा, वो हमें एग्ज़ाम के लिए देखना है हमें, बिकॉज सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस ये सब जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, ये इट्स नॉट सो सिंपल, वी आर नॉट रीडिंग डूइंग लॉ। सो उसमें सेक्शंस है, इंट्रिकेसीज है, डिफरेंट जजमेंट्स है, अप्रोचेस हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब है। सो यू नॉट गोइंग टू दैट, हमारा तो सिर्फ एग्जाम देखना है बेटा। Now, in terms of Darjeeling, it has been given a semi-autonomous body, yes, but it is not a fully autonomous body. बेटा देखो क्या होता है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होते हैं उनमें कुछ पावर हर स्टेट में डिफरेंट होता है। ये किसी में ज़्यादा पावर दिया है, किसी में कम दिया है ना। व्हाट ऑल कम दिया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है, उसमें नहीं जाना, क्योंकि यूपीएससी उसमें नहीं जाएगा। इट इज़ स्टेट पीसीएस में अगर आप देख रहे हो तो वेस्ट बंगाल में यस आ सकता है कि सेमी ऑटोनोमस बॉडी है वो, ठीक है। फुल्ली लेजिस्लेटिव बॉडी वैसे भी नहीं होती है। लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर तो है ना हमारे पास, वेस्ट बंगाल में अपना लेजिस्लेचर है, वही सारे लॉज बना रहा है, बट कुछ एरियाज में दूसरे को भी पावर दिया है। बट यूपीएससी के लिए वो कुछ एरिया क्या है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए, सेमी ऑटोनोमस, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल पीसीएस में यस ज़रूरत है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज सर टू गेट मैरिड गर्ल शुड बी 18 ईयर्स, सही है, एंड अबव एंड द बॉय शुड बी 21 ईयर्स अबव, ठीक है। इट्स एप्लीकेबल फॉर द होल कंट्री, सो इज इट पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेटा देखो इस पे भी इशू है, क्या है, अभी वैसे भी देयर इज अ टॉक टू इंक्रीज बोथ द एज टू 21। हाउएवर we've had cases, जैसे under Islam what happens, a girl can get married if she attains 15 years or she attains puberty, anything, दोनों में से जो जल्दी होगा she is eligible to get married under the religion, ठीक है। So there was a case in Gujarat where the girl was under 18 and the girl got married to another person, ठीक है। And her family members complained that she's been kidnapped. Now later on what happened कि ये जो केस है, जो ये मतलब the husband was arrested. So she went to the court and she said that my religion allows me to get married. I am under the age of 18. However, my religion allows me to get married. And the Gujarat High Court said yes. आप मतलब उनको छोड़ दिया, बोला कि yes, you can do that. Same incident happened in Tamil Nadu, but Madras High Court in the same case, मतलब इसी टाइप का दूसरा केस आया था, and Madras High Court said no, under the age of 18 you cannot get married. तो आप देख रहे हो गुजरात हाई कोर्ट ने अलग इंटरप्रिटेशन लिया, सिविल उनके पर्सनल लॉज को ध्यान दिया। तमिलनाडु हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ और व्यू ले लिया। लास्ट ईयर इटसेल्फ 2022 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सिमिलर इवेंट पे बोल दिया हाँ आप 18 के नीचे भी शादी कर सकते हो आप, ये अगर मुस्लिम हो, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने की वजह से इवन व्हाट स्टैंडिंग टू टेक, किस एंगल में, किस स्टैंडिंग पे लेना है, किसको प्राइमेसी देनी है, देयर इज अ कंफ्यूजन। सो देयर हैज टू बी सम सॉर्टिंग आउट ऑफ द थिंग्स, सॉर्ट आउट होना चाहिए वो। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम्स। नाउ दो एक्ट के लिखेंगे नाम पहले मुस्लिम्स के लिए, पहले लिखिए, राइट डाउन, मुस्लिम पर्सनल लॉ, दो एक्ट का नाम लिख रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ विद इन द ब्रैकेट शरीयत। सो नाम लिखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ विद इन द ब्रैकेट शरीयत, ब्रैकेट क्लोज, एप्लीकेशन एक्ट 1937, 1937, ठीक है। एक और लिख लीजिए, राइट डाउन अनदर नेम, नेम ऑफ एन एक्ट
that is dissolution of Muslim Marriage Act, dissolution of Muslim Marriage Act 1939, dissolution of Muslim Marriage Act 1939, 1939. ठीक है. Now heading लिखिए marriage. Heading is marriage. We are talking about now Muslims. Now one thing is there that these two acts जो मैंने बताए हुए हैं यही हैं on Muslims these acts are applicable. ठीक है. So Shariat laws are applicable on Muslims. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है. That is said that Islamic laws would be applicable on Muslims. And if somebody would like to dissolve the marriage, then dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Now we are trying to understand the system. पहले marriage के context में देखते हैं. Now for that we have to understand two words also. Again exam context में नहीं आएगा, ये सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है वो. One of the concept is मेहर, कहीं भी ऐसे लिखते हैं, कहीं पे ऐसे लिखते हैं मेहर, ठीक है. Another is iddat. These two things we need to understand. ठीक है. We're not trying to understand the religion. हमें जिस context पे जाना है उस context के लिए ये दोनों चीज़ें important है. Now, when the marriage is there, so meher is the amount which is given to the bride by the groom for her safety, for her upkeeping. Lady को जो है उनके husband जो है वो money देते हैं, ठीक है. For her safety, her upkeeping. It's her money, absolute. It's her whatever she would like to do. This is not dowry, ठीक है. ये उनको दिया जाता है तो मेहर बोला जाता है. Now in terms of practice, it is said that if the meher amount is not given, then the husband even cannot touch the wife. But the issue is in practice देखते हैं, every state is following different practice, not written laws के हिसाब से, no. In general, जैसे in Maharashtra what happens, the money is given by the husband's father in front of everyone to the daughter's, basically wife's father, कि भाई हमने मेहर दे दिया है, we are through. In the north side, particularly UP side, we've seen that the amount is decided, however not given, because the lady says that whenever I want it, I will take it. आप रखो अपने पास. So I will take it whenever I want it. However, irrespective, practices ये सब अलग अलग हैं, but religion says that you need to give her this money. Now, ये concept हम समझ गए. Now, iddat is that divorce के बाद 90 days का period, ठीक है. That is 90 days period after the divorce. ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए. Now, in terms of marriage, a Muslim can have up to 4 wives. Now, in this, we've got 2 cases in this context. Now, in Javed versus State of Haryana, Supreme Court clearly said just because something is permitted does not mean it is mandated. So this case, Javed versus State of Haryana, is not specific to divorce or marriage. However, the statement can be used because this statement is fitting into our discussion. That is, just because something is permitted does not mean it is mandated. So just because up to 4 wives it's there does not mean that people need to go in for 4 wives. Right? Another thing. Now, in Khurshid Ahmed Khan case, what happened? Even today, in 2023, if a Muslim male wants to have multiple wives, he can actually go in for that. But if a government servant wants to go in for multiple spouse, that's not allowed.
civil services rule or the government rules are clearly saying that a person cannot have more than one spouse. So one wife or one husband, that's it at a time. After divorce, yes, can go for another one also. There was an issue in the state of UP. There was a person, he was already a government servant, he already had a wife and still went for another one. Now, his services were terminated by the state, saying that you are a government servant, you cannot have multiple wives. So the case went to Supreme Court. Now, and he said that my religion allows me. Supreme Court said that if the state has embarked into a social reform area, then people should not go anti to it. So therefore, this disqualification or termination is justified. So we get the point that if a government servant is going for multiple spouse, that's not allowed. So if a lady is there, she cannot have multiple husbands, and even a male cannot have multiple wives in government servant. Now this is specific only for Muslims. बाकी को तो वैसे ही not allowed है ये. Right? We would see more about marriage. आप लिखिए, थोड़ा सा लिखिए आप. Write down. In Javed versus State of Haryana, in Javed versus State of Haryana, ये this is 2003 का है, ठीक है? This case will come many times. एक दो अभी FD में भी आएगा ये, fundamental duty में भी, ठीक है? So in Javed versus State of Haryana, this is a 2003 judgment, ठीक है? The court said, just because something is permitted, doesn't means it is mandated. ठीक है? नेक्स्ट केस लिखिए. इन खुर्शीद अहमद खान केस, दिस इज 2015, ठीक है? 2015. In Khurshid Ahmed Khan case 2015, Supreme Court said if religious practices runs counter to the policy of social welfare, upon which the state has embarked, embarked, comma, the religious practice must give way, before the good of the people, before the good of the people. ठीक है? Now, so what is the basic structure of the Constitution? Seen in many cases, Supreme Court said this is a basic structure. What is basic structure? I can't understand. Please clarify. बेटा basic structure कहीं defined ही नहीं है. Now, text में बहुत चीज़ें दिए होंगे. This is basic structure, this is basic structure, this is basic structure, this is basic structure. तो आपको सिर्फ उसको रट लेना है. अच्छा, इज जस्टिस पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? हाँ, कहीं पे मिल गया जस्टिस इज डिफाइंड, जस्टिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, सो जस्टिस लड़ लिया, मतलब रट लिया.
सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो सेकुलरिज्म रट लिया, ठीक है। तो लिबर्टी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इक्वालिटी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रेटर्निटी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में यही पॉइंट आएंगे, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता। कॉन्सेप्ट वाज ओरिजिनेटेड इन 1973 इन केशवानंद, दिस केम अप इन 1973 इन केशवानंद भारती केस। तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर है हमें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या क्या है। जब भी डिफाइंड कर बोल दिया ये है ये है ये है ये है, तो बोल दिया ये है ये है ये है ये है ये, ठीक है। अभी कुछ मतलब यू कांट से दैट नथिंग इज नोन अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर। सम कुछ चीजें पता है कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है वो बेसिक स्ट्रक्चर को आप बदल नहीं सकते हो, बट क्या क्या आ सकता है पता नहीं है। क्या ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है ना, जब भी मर्जी आती, कल को सुप्रीम कोर्ट कोई और जजमेंट आएगी, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा इट्स पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो भी मान जाएंगे, ठीक है। तो केस बाय केस चीजें ऐड होती हुई जा रही होती है। एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में आपको यह समझना है बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड, बट बेसिक स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन डिफाइंड, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे ही है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल इनोवेशन है विच केम इन केशवानंद भारती केस, ठीक है। नेक्स्ट, सर इज नॉट मेहर प्रैक्टिस लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। नहीं बेटा, ये देखो क्या होता है ना, वैसे देखा जाए तो इस्लाम में मैरिज इटसेल्फ इज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि निकाह नामा, द कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक निकाह नामा इस्लाम में एक्चुअली मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट माना गया हुआ है। हाउएवर यू विल नोटिस देयर आर टू डिफरेंट थिंग, एक है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, एक है कॉन्ट्रैक्ट परमिटेड बाय द रिलीजन। सो रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट जो ये है इसको एक्सेप्ट किया जाता है, बट अगर मतलब हम फला फला खुद से बैठ के रूल बनाने लग जाए, कल को जाके नोटराइज कर लें, ये कर लें, वो एक्सेप्टेड नहीं है। बट येस, इस्लाम में मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इसे निकाह नामा, एनीथिंग विच इज मेंशन्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स लीगल फॉर दैट कपल। सो मेहर अमाउंट उसी में लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। Now, sir, in case of Article 371 capital A and 371 capital G is a kind of exception. सही है. Maybe there are applications where it seems as discriminatory as a neutral third party. सही है. Then what is the point not amending it names or keeping peace among tribes when it is clearly retrograde? देखो, the one point is that India is a diverse country. Now, solution यूनिफॉर्मिटी में होता ही नहीं है ना। वन थिंग इज यू फर्स्ट हैव टू से कि स्टेबिलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। एनी प्लेस, कहीं पे अगर हम लड़ रहे हैं, इट्स व्हेन वी आर एट पीस, यू नो, अगर माइंड पीस है, आपका पीसफुल है, यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स। इमेजिन कि ये परेशान हो दुख किसी चीज़ से, किसी से झगड़ा हुआ है, दुखी हुआ, सो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी ना। एवरी कंट्री वांट्स टू प्रोग्रेस ना। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ाई है, कहीं माइज मतलब नक्सलाइट्स हैं, उनसे लड़ रहे हैं, हमारे ही लोग हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। नागाज हमारे ही लोग हैं, माइस जो यहाँ पे हैं झारखंड में हमारे ही लोग हैं। हमारा में मतलब आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड कि हमारा कोई मतलब आई एम नॉट एन आउटसाइडर और यू आर नॉट एन आउटसाइडर, और कन्याकुमारी से कोई आउटसाइडर नहीं है, नागालैंड से कोई आउटसाइडर नहीं है, सब हम ही लोग हैं। Now, if a region is uncomfortable where the people have raised arms, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा। That would actually impact what? Not only that region, but other domains also. क्योंकि वो रीजन का क्या होगा, एंटी इंडियन फोर्सेस जो होंगी, हो सकता है चाइना वहां से फंडिंग करे, इनको वेपन्स दे दे। We've seen Naxalites getting weapons from Chinese और Chinese manufactured weapons हैं, आए हुए हैं, बहुत बार देखा गया है। ISI also becomes active and वहाँ से डिस्टेबलाइज करेगा, तो परेशान तो हम ही रहेगी, कंट्री रहेगी। अब एक आता है कि चलो अगर ऐसा सेटलमेंट कर ले थोड़ा सा कि ठीक है, यू विल हैव दिस सेटलमेंट। ये सेटलमेंट इन द सेंस ये संविधान के थ्रू और ये सबके कंसेंसस से हो रहा है। सो ऐसा सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, यू डोंट किल अस, विल नॉट किल यू। जैसे NSCN है, ठीक है, इसका ट्रीटी हुई है हमारी,
प्रॉपर ट्रीटी है। NSCN हैज देयर ओन आर्म्ड कार्डर्स, प्रॉपर आर्म्ड कार्डर है इनके पास। दे हैव गॉट देयर ओन रैंक्स, बहुत बार इनको नॉर बोलते हैं, आर्मी है इनकी खुद की। दे हैव गॉट देयर ओन माउंटेन्स, पहाड़ों में अपना ट्रेनिंग करते हैं, वेपन्स है, ट्रेनिंग। ट्रीटी क्या हुई है, आप हमें नहीं मारेंगे, हम आपको नहीं मारेंगे, आप बाहर नहीं आओगे अपने मतलब जो आपके माउंटेन्स जो आपने रखी है उसके बाहर वेपन लेके नहीं आओगे, वैसे बाहर आ जाओगे। दोज IAS ऑफिसर्स, ये दोज ऑफिसर्स जिनको नागालैंड कार्डर मिलता है, उनसे NSCN के लोग बहुत बार आते हैं, बोलते हैं कि हम NSCN के एंड दिस द इशू इज। अब आप समझो, ऐसा तो किसी और से तो ट्रीटी नहीं किया है। अब दो इशू, या तो ट्रीटी कर लो एंड लेट द थिंग्स गो पीसफुली एंड स्लोली स्लोली डेवलपमेंट कर दो ताकि लोग इससे हट जाएं, या फिर कल्चर को ही अटैक कर लो सीधा कि भाई नहीं, जो कल्चर इधर है वेस्ट बंगाल में वही कल्चर नागालैंड में होगा, वही कल्चर कन्याकुमारी में होगा इन टर्म्स ऑफ लॉज वाइज। फिर हर जगह कहीं पीसफुल होगा, कहीं अनकंफर्टेबल होगा। सो इंडिया का एनर्जी कहीं और चली जाएगी। ठीक है, सो द पॉइंट इज लॉट ऑफ टाइम द कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव टू फाइट। अगर आप नोटिस करते हैं, हम लोग बहुत बार देखा होता है, लायन, टाइगर, ये जो जितने भी जो एनिमल्स हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, ये व्हेन इनके साथ बच्चे होते हैं, ये लोग ज़्यादा अग्रेसिव एक्ट नहीं कर रहे होते। दे विल ओनली फाइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, बस बाकी टाइम पे भाग जा रहे होते हैं। दे वॉन्ट, बिकॉज दैट दे आर एट द वीकेस्ट पॉइंट उस टाइम पे हैं। जब स्ट्रांग हो जाते हैं उसके बाद अलग तरीके का रिस्पॉन्स होता है। सो द पॉइंट इज, इफ समथिंग कैन गो पीसफुली विद सर्टन चेंजेस, लेट्स गो अहेड विद दैट। ठीक है, तो इजी है यहाँ से बैठ के, जैसे दिल्ली से कलकत्ता से बैठ के, बट देन सिटिंग इन नागालैंड और सिटिंग इन मिजोरम, सिटिंग इन अरुणाचल एंड अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन इज सेइंग मेरे कल्चर को क्यों चेंज कर रहे हो आप, बात तो सही है। कोई बोलेगा नहीं नहीं दिल्ली में ऐसा लॉ बन गया इसके लिए आपको चेंज होना, दूसरा बोलेगा कि नहीं नहीं क्यों, मेरा कल्चर ये है, व्हाई आर यू टचिंग माय कल्चर। सो पीपल वुड फाइट फॉर दैट। दैट इज व्हाई द इशू इज दैट things should, when looked at from the neutral perspective, we actually have to look from the shoes of the person। उस person के व्यू से देखना है। वो न्यूट्रल में तो आप देखोगे जस्टिस की ये सही है ये है, बट नो, you have to see exactly from their view also। I hope you are getting the point now। एंड बेटा ये जो ये है ना, ये थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी का डोमेन है। ये यू हैव नॉट हैड इंटरनल सिक्योरिटी क्लासेस बिकॉज ये मेंस का टॉपिक है ये। सो पीटी के बाद वी अप्रॉक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोज टू अ वीक्स टाइम में वी वुड हैव द मेंस क्लासेस। ड्यूरिंग दैट टाइम we would also have a visit, physical visit to all the centers, how we had done in the starting, so that whatever problems you are facing, those things would be sorted out। ठीक है, सो वापस से आप लोगों के पास हर सेंटर पे we would have that। so those students who are watching the classes online, वो कॉन्टेक्स्ट में आपके पास फिजिकली वहाँ पे मिलेंगे on that day, but we would even inform you before that, don't worry। देखिए, there is one issue now in terms of a case. What is the means final outcome in terms of polygamy? We do not know. There is a case which is pending in Supreme Court, Samina Begum case. आप ऐसा लिख लीजिए, Samina Begum, polygamy and nikah halala. ठीक है? So with this you will have an understanding कि जब भी whenever we'll have the judgment of Samina Begum case, we would know what would happen to polygamy। This case is there with Supreme Court, ये अभी है Supreme Court के पास। Now two things are being discussed। See, before the case goes to or once the court accept, पहले से पता लग जाता है, मतलब बताया जाता है that we would deal with these issues। ये constitutional question issue जो हैं क्या है इसमें। So two things would be dealt।
Now these two things में particularly this thing is so important. Yeah, whenever Samina Begum case judgment would come, it would be a front page news. Throughout, it would be covered throughout the country. Everybody would get to know. So the case is very important. कि can they continue? Can the Muslims continue with polygamy or not? It's not कि वो मुस्लिम कर सकते कि नहीं है. ये राइट्स के ऊपर की बात हो रही है. इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हो रही है. क्या ये सही है कि गलत हो रहा है? ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमानों के अगेंस्ट है या कोई क्रिश्चियन के अगेंस्ट है. कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये नहीं है. ना इधर इसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आने की कोशिश करी जा रही है. ये करी जा रही है राइट्स आर बीइंग हैम्पर्ड. क्या ये सही है कि नहीं है? ये ठीक है. नाउ सो पॉलीगैमी यू ऑलरेडी नो, मल्टीपल स्पाउस. निकाह हलाला जो है, आई होप आप ऐसा कर लीजिए, जस्ट राइट इट डाउन. समीना बेगम एरो डालो, पॉलीगैमी निकाह हलाला. अगेन यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट इज निकाह हलाला, व्हाट इज पॉलीगैमी. ठीक है, वो नहीं पूछने वाला. बट दैट इज यू शुड नो कि ये इशू पेंडिंग है अभी. ये ठीक है. सो आप लिख लीजिए समीना बेगम निकाह हलाला पॉलीगैमी, एंड देन वी वुड गो एंड आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड इवन निकाह हलाला. आई होप आपने लिख लिया है. देखिए, इन टर्म्स ऑफ निकाह हलाला क्या होता है. जैसे मान लो एक मुस्लिम मेल ने और मतलब फीमेल ने शादी कर लिया आपस में, एंड इनका डिवोर्स हो गया है. दे गेट सेपरेटेड. सो द पॉइंट इज, कैन दे अगेन गेट रीमैरिड? लॉजिकली लगता है कि हाँ, दे शुड बी एबल टू गेट रीमैरिड इवन इफ दे आर डिवोर्स. हाउएवर अंडर इस्लाम दे कैन नॉट गेट मैरिड. नाउ दिस लेडी हैज टू मैरी अनदर मेल. ठीक है, एंड शी हैज टू फुलफिल ऑल हर ऑब्लिगेशन. मैरिज जो वाइफ की ऑब्लिगेशंस होंगी सारी की सारी फुलफिल करनी है, एंड इनसे डिवोर्स लेंगी और उसके बाद इनसे शादी हो सकती है. सो दिस इज निकाह हलाला. नाउ दिस प्रैक्टिस लॉट ऑफ टाइम पीपल say that this is there so that people don't take divorce lightly. That divorce procedure, अगर divorce हो गया तो lightly मतलब बहुत issue आ जाएंगे, and the procedure is very difficult. Now if you notice that here the process में the lady has to follow a different procedure. male के लिए procedure नहीं है कुछ. दूसरा, there are a lot of time people from the poor sections, they fall for this issue, and that's clearly violation of the rights. Also a marriage यहाँ and rackets भी चलते हैं बहुत सारे. lot of males are taking money to get married, and then marriage के अगले दिन फिर वो divorce भी दे देते हैं. So point क्या है, any marriage which has been done with the intention of divorce itself is illegal. कि intention ही divorce का था तो marriage ही sense नहीं बनती है, right? So overall point क्या आता है, that there are certain issues which needs to be sorted out, but वो issue pending है. Now, so इनका इसमें अभी आगे सीन क्या है, we don't know. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देंगे, so clear out हो जाएगा. Now, and as we are talking about polygamy or marriage, lot of time it is said that multiple spouses people are going in for, and that is hampering the rights of the women. ठीक है. So first we'll have to understand the data. देखो, without data we cannot make any plan procedure. कैसे कर सकते हो? तो data ज़रूरी है. 1961 was the last census under which polygamy was also considered. Now in this, Muslims in India, 5.7% of the total Indian Muslims had reported that they are in polygamous relationship. ये 1961 सेंसस का डेटा है. Hindus के लिए it was 5.8%. So as per 1961 census, 5.8% of the total Hindus reported they were in polygamous relationship. इसके बाद देखो 5.7 में ये कुछ लाख आ रहा था. However, this was coming to 1 crore क्योंकि population ज़्यादा है. So it means that just because law मना करता है does not means people would not go in for polygamous relationship. However, there is also an argument that it was the Hindu Marriage Act जिसने polygamy रोकी है. तो इसका और इसमें एज मतलब ये ज़्यादा फर्क नहीं है. So all these marriages happened before 1955. Now that is an argument which is also given. ठीक है, could be valid also. Tribals most polygamous 15%.
सो ट्राइबल्स में सबसे ज़्यादा पॉलीगैमी होती है। नाउ लेटेस्ट डेटा व्हाट वी हैव दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2006 का है। नाउ दिस इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3। वी डू हैव द रिपोर्ट ऑफ 4 एंड 5, बट प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट हैव द रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलीगैमी। सो पॉलीगैमी इन टर्म्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लास्ट रिपोर्ट जो है वो 3 की रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। Now this is a 2006 report. Now if we look at this report, it tells us 2% of the Indian women reported their husbands were in polygamous relationship, and for Hindus it is 1.7, and for Muslims it is 2.5. So what we find that even now also Hindus are going for polygamy, जबकि तब मना हुआ है. And just because Muslims are being permitted to have multiple wives, overall we find that you have almost 97.5% of the Muslims are not going for polygamy, ठीक है। बट ये भी होना नहीं चाहिए। अब ये तो पूरा ही इलीगल, 100% इट इज़ इलीगल। यहाँ लीगल है बट इट इज़ स्टिल लेस। द पॉइंट इज़ नॉट लेस और मोर, द पॉइंट इज़ एक का भी राइट्स नहीं हैम्पर होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द इशू इज़, ठीक है। सो 1961 का सेंसस लिख लीजिए आप, राइट डाउन सेंसस 1961, दैट इज मुस्लिम्स 5.7%, हिंदूज 5.8%। सो ये टोटल इंडियन के 5.7 नहीं है, दिस इज टोटल मुस्लिम्स में 5.7% है, दिस टोटल हिंदूज में 5.8% है, ठीक है। And tribals, 15% of the total tribals जो होंगे they were in polygamous relationship. वैसे even if you look at Jains were also 6.7, Buddhists 7.9. So the other communities are also into polygamous relationship. But चाहे law मना करता है तब भी बाद में लिख लीजिए National Family Health Survey, NFHS, National Family Health Survey 3. Now that is report of 3. ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, एंड ये रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट हैड कम इन 2006, ठीक है, 2006 की है। बट आई हैव टोल्ड यू वी हैव गॉट 4 की रिपोर्ट भी आ चुकी है, 5 की भी है, बट द पॉइंट इज in those reports we don't have this data. That's the reason we are not able to go in for that. So exam के लिए the National Family Health Survey 5 की रिपोर्ट देखिएगा, but not for polygamy। ये इस कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं उसमें रिपोर्ट, ठीक है। So right in front of National Family Health Survey, that is the third report, 2% of women reported, 2% of women reported that their husband are in polygamous relationship, that their husband are in polygamous relationship, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए है 2.5, मुस्लिम के लिए 2.5, Hindus is 1.7, Muslims 2.5, Hindus is 1.7, ठीक है। तो आप देखेंगे इट हैज कम डाउन, 5.7 से 2.5 आया, हिंदूज में 5.8 से 1.7, बट दैट इज नॉट द इशू। इशू इज लीगल, इलीगल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डिवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिवोर्स। Now we've got, in terms of divorce, what we see, there are different types of divorce. Again, we're not going inside religion, हमें सिर्फ कुछ पॉइंट समझना है। So 3 types of divorce are there in Islam, जो कि generally पता होता है। There are many types of divorces. It's not restricted only to 3, और भी हैं। No, it's not our domain, so not going to that. Now, one of the talaq is that a person would say talaq once, एक बार तलाक बोलेंगे to the wife, talaq, and then talaq हो जाएगा। The person is not even supposed to say talaq second time.
The person would say talaq once, however this would be applicable after 90 days, means divorce. जैसे the husband would say talaq एक बार बोल दिया, no physical contact for next 90 days with the wife, divorce मान लिया जाएगा. So it's not that divorce, talaq has been said now and the divorce happens then and there itself. No. Talaq is said and then a word, this is said कि talaq word बोल दिया, उसके बाद no physical contact for next 90 days, then it is accepted as divorce. So एक बार दूसरी बार बोलने की जरूरत नहीं है, but process में क्या है, 90 दिन का process है. बीच में if they have physical contact, so then the aspect goes out. Even on the 89th day, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर से तलाक बोलेंगे, फिर से 90 दिन का, मतलब ऐसा कॉन्टेक्स्ट है. नेक्स्ट इज इट इज 3 cycles. That is, husband would say talaq once, then 1 menstrual cycle, then again talaq, 1 menstrual cycle, then again talaq, 1 menstrual cycle. Triple talaq, 3 बार जो तलाक है, it is this, that talaq menstrual cycle, talaq menstrual cycle, talaq menstrual cycle. So it is, मतलब triple talaq is this, 3 बार ये, ठीक है. तलाक बिद्दत, it is instant triple talaq, that is तलाक तलाक तलाक. ना इसमें क्या है कि लेट्स से 2 साइकिल में तलाक बोल दिया एंड 3rd साइकिल में मतलब तलाक बोला ही नहीं गया, सो डिवोर्स नहीं हुआ. इसमें क्या हुआ कि तलाक बोला था बट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इन 90 डेज, सो डिवोर्स नहीं है. However, if we see it here, तलाक instant triple तलाक, that is तलाक 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 एकदम साथ में बोल दिया, डिवोर्स हो गया. Now, बिद्दत means innovation. इसका मतलब ही innovation होता है. Now, Muslim follows what Prophet Muhammad has said. Now, as for Prophet Muhammad, उन्होंने जो बात की है, 2 टाइप के डिवोर्स की बात की हुई है. He spoken about this, he spoken about this. He has not spoken about this. इसकी बात ही नहीं हुई है. सो ये इनोवेशन ये बाद में लेटर ऑन ऐड हुआ है, एंड दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर द रिलीजन. ये एसेंशियल प्रैक्टिस है ही नहीं, क्योंकि देखिए बाय डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, जो मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल फीचर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है. So Supreme Court applied doctrine of essentiality, and they saw that this was added later on under the practices. This is not what Prophet Muhammad has said. So by applying the doctrine of essentiality, इस context को हटा दिया. Lot of time you will hear that many Islamic nations have abolished triple talaq. They have abolished this, not this. ये तो already mentioned है तलाक में. इंडिया में triple talaq अभी भी valid है, but ये वाला, not ये. It's not that when you see triple talaq, so आप बोलोगे कि this is triple talaq is still valid. The point is, generally when people talk about triple talaq, they're actually talking about this. So even if they don't write instant triple talaq, that's understandable that what kind of talaq they are actually talking about. So इसको invalidate किया हुआ है, ये दोनों अभी भी है. ठीक है, एक बार डिवोर्स में लिख लीजिए ये तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बिद्दत. एंड बिद्दत का मतलब है इनोवेशन. ठीक है. And I've told you this is innovation. Even so, but अगर आप लिखते भी हो एग्जाम में भी नॉर्मल, let's say when you're writing triple talaq, that is understandable, you're talking about this. But this is actually instant triple talaq. या ट्रिपल तलाक में यही जैसे फेमस है, वैसे भी ट्रिपल तलाक इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, बट ये लिटरली में बिल्कुल तलाक तलाक तलाक. This is what the concept is. So it's not an Islamic practice at all. ये बाद में आया हुआ है कहीं से practice. And बिद्दत meaning itself is innovation. Supreme Court in 2002 only had invalidated this instant triple talaq, not directly but indirectly. कैसे? Shamim Ara case में Supreme Court said that talaq procedure needs to be followed.
If you don't follow the talaq procedure, the talaq is invalid. And if you notice, this is not the procedure. ये तो procedure ही नहीं है तलाक का. It means Supreme Court had actually in 2002 itself had invalidated instant triple talaq. However, finally we had to wait till Shaira Bano because not many people know about this judgment. And here Supreme Court clearly invalidated instant triple talaq. यहाँ clearly invalidate किया हुआ है ये. लिखिए आप शमीम आरा 2002. Write down Shamim Ara 2002. Write down facts, FACTS, facts leading to facts, FACTS, facts leading to talaq, facts leading to talaq was required to be proven, was required to be proven, and a mere document, and a mere MERE, and a mere document stating the date, DAT, date or events of talaq, would not be considered as a valid talaq, would not be considered as valid talaq. Next line. Triple talaq pronounced, PRONOUNCED, pronounced without cause, CAUSE, without cause, and without holding any conciliation proceedings, between parties in terms of Islamic laws, is invalid. ठीक है, तो इस्लामिक लॉज में तो ये कभी था ही नहीं. So that's the reason ये पहले ही invalidate हो चुका था. However, not many people know about it. But then write down Shaira Bano 2017. Shaira Bano 2017. Triple talaq is not an essential. Triple talaq is not an essential religious practice, not an essential religious practice for Muslims, not an essential religious practice for Muslims. ठीक है? Now let's see what is Special Marriage Act. बेटा जो Special Marriage Act होता है ना, 1954 का है Special Marriage Act. तीन मतलब अलग अलग हैं. Special Marriage Act 1954, Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956. जनरली ये लाइन से अलग अलग ईयर्स में माने जा रहे होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. स्पेशल मैरिज एक्ट एक एक्ट है जिससे कोई भी आपस में शादी कर सकता है किसी भी रिलीजन का. So if people are from different religion, अलग अलग religion के हैं, this is the only act जो कि अलग अलग religion को allow करता है marriage करने के लिए. कोई और act अलग अलग religion को allow नहीं करेगा. So different religion, there is only one act, that is Special Marriage Act. Now, can people from the same religion also get married through this? Yes. Same religion के लोग भी इससे शादी कर सकते हैं. But अलग अलग वालों के पास तो ऑप्शन ही यही है और कुछ होता ही नहीं है. दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट. मोस्ट प्रोबेबली जो अभी LGBT का जो इशू चल रहा है, सेम सेक्स मैरिज का जो इशू चल रहा है, लीगलाइज 18-20 अप्रैल के करीब, मतलब द बेंच इज सिटिंग
if it becomes legal, logically it would be going into the legal aspect. आप नोटिस करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट में ही प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। अलग भी जजमेंट आ सकती है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट हाउ इट इंटरप्रेट्स, बट आएगा तो स्पेशल मैरिज एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ a woman marries a man of different religion, then their marriage are legally recognized under special marriage act? Yes. अलग अलग लोगों, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के सिवा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, यही तरीका है, यही होता है। बट सेम एक्ट, सेम मैरिज लॉ के मतलब सेम रिलीजन के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वुड हैव सेकुलर प्रोविजंस, कोई रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, सरकार ने रूल बनाया एंड दैट्स मोर ऑन इक्वलिटी बेसिस पे, इस पे कॉन्टेक्स्ट आता है। इस पे लेट्स से दो हिंदू अगर जो हैं, हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट से मैरिज कर ली, तो इन पे अगर डिवोर्स होता है, खुदा ना खास्ता कभी नेगेटिव में कुछ हो, सो इन पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, इन पे स्पेशल मैरिज एक्ट ही होगा। तो पीपल व्हेन दे गेट मैरिड थ्रू स्पेशल मैरिज एक्ट, जिस मैरिज एक्ट के थ्रू मैरिज की है उसी के डिवोर्स के रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। नाउ वील कंटिन्यू, द टॉपिक इज नॉट येट ओवर, बहुत थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है, एंड देन फंडामेंटल ड्यूटी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अराउंड 2 o'clock वील कैच अप, ठीक है। थैंक यू, ओके।